9 जून 2025 की सुबह 7:09 के आसपास एक एक्स पर ट्वीट किया गया था। जानकारी साझा की गई थी। मुख्यमंत्री थे मेघालय के, नाम उनका कॉनरैड के संगमा। वो लिखते हैं कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक अन्य को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। बहुत बढ़िया मेघालय पुलिस। बस ये ट्वीट करना था कि उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तरह से कह सकते हैं भूचाल आ गया, तूफान आ गया। हर कोई बस इसी ट्वीट के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक लड़की जिसको तलाश करने के लिए पुलिस तमाम कोशिशें कर रही थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मेघालय पुलिस, लोकल के लोग, पर्वतारोही, तमाम इंदौर की पुलिस, तमाम लोग कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जिस लड़की को तलाश कर रहे थे वो जिंदा थी, और जब जिंदा जिस हाल में मिलती है वही हाल अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब लोग सोशल मीडिया पर ये लिखने लगे हैं, सोनम ही बेवफा है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई सोनम बेवफा है कि नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना आज की शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर का एक थाना है नंदगंज। नंदगंज थाना क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। इसी क्षेत्र में एक ढाबा लगता है जिसका नाम है काशी चाय का जायका। काशी चाय के जायके पर 8 और 9 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, जिसने टी शर्ट पहनी हुई, जिसने नीचे जींस पहनी हुई थी, बड़ी बदहवास हालत में थी, परेशान से थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करें। ढाबे के सामने एक टीन शेड है, टीन शेड के बराबर में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक छोटू पड़ती है जो कि वहाँ इस चाय की दुकान पे काम करने वाला होता है, और वो चाय वाला जो लड़का होता है वो उस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको कुछ हेल्प चाहिए, क्या बात है, क्या नहीं। वो लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, सकुचाई हुई थी। उस छोटू ने जाकर, जो इस ढाबे का मालिक होता है, इसका नाम साहिल यादव होता है, उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि भैया, एक लड़की है जो अकेली है, जिसने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, बाल उसके बिखरे हुए हैं, बड़ी बदहवास हालत में है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है, आपको देखना चाहिए, आपको जाकर बात करनी चाहिए। छोटू ने जाके जैसे ही अपने मालिक ढाबे वाले से ये बात कही, ढाबे वाला साहिल यादव उस लड़की के पास पहुंचता है, उस लड़की से जाकर पूछता है कि आपको क्या मदद चाहिए, कि आपको खाना खाना है या आपको कुछ और मदद चाहिए तो आप हमें से बता सकते हो। उस लड़की ने एक डिमांड की कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे बात करनी है, अपने घर वालों से बात करनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जैसे साहिल यादव ने ये बात सुनी, थोड़ा सा घबराया, परेशान हुआ। उसने सोचा, फिर उसे अपने घर के परिवार की बहन बेटियों की याद आई। ये दिक्कत परेशानी तो किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए अपने अंदर उसने हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाते हुए अपना मोबाइल निकालता है और उस लड़की के हाथ में थमा देता है। वो लड़की क्या बातें कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, उस ढाबे के मालिक ने ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, ना ही छोटू ने जानने की कोशिश की, और वो जाकर थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं। लड़की जब फोन पे बातचीत कर रही थी तो लगातार रोए चले जा रही थी, रोते रोते कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सामने फोन पर कौन है उसको पता नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो परिवार के लोगों से बातचीत कर रही थी, और जब बात खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब भी उसका रोना बंद नहीं होता। एक तरफ छोटू, एक तरफ उस ढाबे का मालिक। इसी बीच में एक और महिला होती है जो यहाँ पर अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। उस महिला की नज़र इस रोती हुई लड़की पे पड़ जाती है। तभी वो लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, उसको ढांढस बताती है, शांत कराती है कि बेटा शांत हो जाओ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप हमसे बताओ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन सोनम, जो लड़की जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है, वो सिर्फ रोए चली जा रही थी। आखिरकार उस महिला ने जाते जाते ढाबा मालिक से कहा कि आपको एक काम करना चाहिए, आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, हो सकता है कि मामला ये पुलिस केस हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाए। ढाबे मालिक को ये बात समझ में आ जाती है। साहिल यादव ने तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि साहब, यहाँ पर एक लड़की है जिसने काली टी शर्ट पहनी हुई, काली जींस पहनी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, थोड़ी परेशान हालत में है, उसने अपने परिवार वालों से बातचीत की है, रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, आसपास में उसका कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा है, आप आ जाइए। 112 नंबर ने जैसे ही सूचना प्राप्त की, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जो स्थानीय एसएचओ होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब रात के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये 9 जून 2025 की सुबह का वक्त था। पुलिस उस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है। दरअसल जब पुलिस यहाँ से उस लड़की को लेकर जाती है तो महिला पुलिस चौकी में जाकर उस लड़की को सुपुर्द कर देती है। और ये महिला पुलिस चौकी जो है, ये जिला अस्पताल परिसर में महर्षि विश्वामित्र ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज परिसर में एक सखी वन स्टॉप सेंटर होता है, उस वन स्टॉप सेंटर में रख दिया जाता है। लड़की से पूछा जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने कहा कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है।
सोनम रघुवंशी, ये कुछ पिछले लगभग 17-18 दिनों से सुना सुना सा नाम लग रहा था। फिर पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो, वो बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती हूँ। बस इतना था कि ये सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बात है मेघालय के शिलोंग की, वहां पर पहाड़ियों में इसके पति की अभी लाश मिली थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, यहाँ से इतनी दूर? पुलिस समझ नहीं पा रही थी आखिरकार करे तो क्या करें। तुरंत ही उच्च अधिकारियों को लखनऊ सूचना दी जाती है। लखनऊ के लॉ ने ऑर्डर होते हैं, अमिताभ यश उन तक बात पहुंचती है। उनको पूरी कहानी अब तक जो भी हुआ है, कैसे कैसे लड़की मिली है, कहां से प्राप्त हुई है, क्या इसने बताया क्या नहीं बताया है, अमिताभ यश को पूरी जानकारी दी जाती है। आखिरकार उन्होंने मेघालय पुलिस से संपर्क किया, साथ ही इंदौर पुलिस से संपर्क किया और उनको बताया कि जिस लड़की को आप पिछले 17 दिनों से तलाश कर रहे थे, दरअसल वो लड़की हमारे यहाँ पर है और आप आकर यहाँ बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बस मेघालय पुलिस को और साथ ही जो इंदौर की पुलिस को सूचना दी जाती है। इसके बाद उस लड़की से यह भी जानकारी जुटाई जाती है कि तुमने किससे बातचीत की है। तो यहाँ पर यह बात आती है कि लड़की ने अपने भाई गोविंद से बातचीत की है। गोविंद जो उसको इंदौर से जाकर सीधा मेघालय के शिलोंग में उन पहाड़ियों में अपनी बहन को लगातार तलाश कर रहा था। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी, लेकिन एक गाइड ऐसा सामने आता है जो कि मावला ख्यात एक जगह लगती है, वहां का एक लड़का होता है गाइड, जो कि अल्बर्ट पेड जिसका नाम होता है। वो बताता है कि 23 मई 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास वो देखता क्या है कि एक कपल है, जिस कपल के बारे में उसने जब जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, जो लड़की है उसका नाम सोनम रघुवंशी है और जो उसका पति है उसका नाम राजा रघुवंशी है। ये दोनों साथ थे और इनके साथ 3 जने और थे। वो 3 कौन थे, क्या बातें कर रहे थे, कोई इसको जानकारी नहीं, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे और उसको हिंदी आती नहीं थी। इस गाइड को या तो अंग्रेजी जानता था या फिर अपनी लोकल की भाषा शायद खासी से बोलते हैं उसको जानता था। इसने कहा कि मैं आपको सेवाएं दे सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपको कहाँ घूमना है आप मेरे साथ चल सकते हैं। अल्बर्ट पेड ने जितनी भी बातें की उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा था वान साई, एक गाइड होता है, उससे वो मदद मांगते हैं, उससे कहते हैं कि हमें घूमना है। पहले वाले को रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरे वाले गाइड को अपने साथ लेके चले जाते हैं। लेकिन जब ये स्थिति हो जाती है तो अचानक से गायब हो जाते हैं। अब इस मामले में जब पुलिस को भी ये बातें सब याद आती हैं तो सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें लगातार चल रही थी। तभी मेघालय के डीजीपी जिनका नाम हो इदा शीशा नोनग्रांग, इनकी तरफ से एक मैसेज दिया जाता है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों को पकड़ा है और साथ ही महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का यह दावा है कि राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, उस कत्ल में इस लड़की का पूरा रोल है। इसने लोगों को हायर किया और हायर करने के बाद उसने अपने पति की हत्या कराई। हत्या क्यों कराई, क्यों नहीं कराई, इसके बारे में अभी चर्चाओं का दौर चल रहा है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। परिवार वालों की सहमति के बाद 11 मई 2025 को आखिरकार इन दोनों की शादी हो जाती है। लड़की ये फैसला लेती है कि हम हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर चलते हैं। इसके लिए पहले कश्मीर का प्लान था, लेकिन कश्मीर में आतंकवादी घटना जैसे हो जाती है वहां से प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। इसके बाद ये तय करते हैं कि क्यों ना माँ कामाख्या देवी के दर्शन कर लिए जाएंगे। इसके लिए गुवाहाटी जाना पड़ेगा और गुवाहाटी से सीधा शिलोंग की तरफ चले जाएंगे। शिलोंग की जो घाटियां हैं, वहाँ की जो वादियां हैं, वहाँ देखेंगे और हनीमून का लुत्फ लिया जाएगा। कुछ ऐसी प्लानिंग थी। 20 मई 2025 से 29 मई 2025 तक का ये टूर था और ये आराम से घूम रहे थे, पल पल की जानकारी दे रहे थे। 23 मई 2025 की सुबह लगभग दोपहर लगभग 1:45 पर सास का फोन पहुंचता। सास यानी कि सोनम रघुवंशी की सास उमा देवी का फोन पहुंचता है। वो बताती है, बेटा कहाँ हो, कैसे हो, तुम्हारा व्रत है कि नहीं है, ये सब जानकारी जुटाई जा रही थी। और ये फोन करके कहती है कि मैं अभी आपसे बाद में बात करूंगी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का इशू है, थोड़ी दिक्कत है, आपसे बाद में बात होगी। सास को ये कहकर वो फोन बंद कर देती है। इसके बाद उनका ऐसा संपर्क टूटता है कि इनसे बातचीत हो नहीं पाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। 24 मई तक भी इंतजार किया जाता है। आखिरकार 25 मई को इमरजेंसी लैंडिंग ये करते हैं। दूल्हा यानी कि राजा रघुवंशी का भाई और जो लड़की होती है उसका भाई ये इमरजेंसी वहां जाते हैं और जाने के बाद अपनी बहन को तलाश कर रहे थे। जब वो लोकल की पुलिस मदद नहीं करती है तब यूट्यूबर्स की मदद ली जाती है और मदद लेने के बाद लगातार कोशिश करते करते आखिरकार 11 दिन बीत जाते हैं। मेघालय के एक जिला है पूर्वी खासी हिल्स, वहाँ का एक थाना है सोहरा थाना क्षेत्र का इलाका लगता है बोईसाडोंग और यहाँ लगभग 1000 फुट की जो गहराई थी उस खाई की, उस जगह की, वहाँ पर एक लाश मिलती है और लाश के जो मिलती है उसके सीधे वाले हाथ पर राजा लिखा हुआ था। उससे पहचान कर ली जाती है कि जिस राजा रघुवंशी की तलाश कर रहे हैं दरअसल वो मर चुका है, उसे मार दिया गया है। उसी के पास में एक दराती मिलती है जिससे क्या नारियल काटे जाते हैं, उससे शायद इसकी हत्या की गई है और मार के इसको गहरी खाई में डाल दिया गया है। और इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा था कि जहाँ पर लाश थी वहाँ पर उसे जाने में शायद वक्त लगेगा, क्योंकि एक दीवार थी
5 फुट से ज्यादा की ऊंची उस दीवार को फांद पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन वहां लाश कैसे पहुंच गई, आखिरकार ये भी एक सवाल था। इसकी हड्डियां टूटी हुई निकली, इसके शरीर पर चोट के निशान निकले। अब सोनम की तलाश थी। सोनम को तलाश करने के लिए वहां की एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस और पर्वतारोही तमाम टीमें काम कर रही थी। एसटीएफ का गठन कर दिया जाता है। परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री मंत्री हो या फिर देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाता है। पूरे देश भर में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन ये हड़कंप उस वक्त लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है जब ये लड़की गाजीपुर के एक ढाबे पर बदहवाश हालत मिलती है। फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। बस लोगों का जिस तरह से ये कहना है कि सोनम ही बेवफा है, क्या वही बेवफा है? लेकिन घर वाले, परिवार वाले अभी मानने को तैयार नहीं है। यदि परिवार वालों की बात झूठी निकली तो हो सकता है कि परिवार वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाए। ये तो खैर पुलिस के बाद के जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जिस तरह से, जिस हालत में सोनम का मिलना है वो वाकई अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।